अच्छा जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम को। बेस थ्योरम की जो बेस है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। लास्ट टाइम हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया, जिसमें हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एक दूसरा इवेंट अकर हो रहा हो। ठीक है। तो उसी की बेस पे एक दूसरा थ्योरम बन गया, जिसको बेस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अब इसमें फायदा ये होता है कि जो न्यू इंफॉर्मेशन आते हैं उसको अपडेट भी हम कर सकते हैं साथ साथ। मतलब कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़े होंगे, और जो न्यू इंफॉर्मेशन आते हैं हम इस फार्मूले में पुट करके तो अगले पोस्टीरियर की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि बेस्ट थ्योरम प्रोवाइड्स अ वे टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन। यानी जैसे जैसे न्यू इंफॉर्मेशन आती जाती है तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है और जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, बेसिकली जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। बहरहाल खैर, इसको स्टार्ट से डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और कैसे बनता है। इसके अंदर जो नोटेशंस यूज हुई है तो वो ऑलरेडी हमें पता है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर था। जैसे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के। ये देखो, अगर राइट साइड पे गौर करो ना तो राइट साइड इज द रिवर्स ऑफ द लेफ्ट साइड। अब इसमें होता क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सेम डायरेक्शन में चीजें गिवन होती है और हम उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं। बेस थ्योरम में ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई होती है क्वेश्चन के अंदर, उसका रिवर्स फाइंड करना होता है। जैसे आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और फाइंड हमने उसका रिवर्स करना है। यानी कि जो क्वेश्चन की पहचान होगी, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने बेस थ्योरम को फाइंड करना है या ये अप्लाई करना है। तो वहां पे जो स्टेटमेंट होगी वो हम स्टेटमेंट से फिर डिस्कस कर लेते हैं। बस यहाँ पे हमें सिर्फ ये जहन में होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई होती है उसका रिवर्स फाइंड करना होता है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रायर इंफॉर्मेशन होती है, यानी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगी। और दूसरा हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे ऊपर डिफिनीशन में आया कि हम उसमें न्यू इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो टोटल इंफॉर्मेशन में लेट सपोज किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी, तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी लगा दी। अब फॉर एग्जांपल हुआ ये महीने बाद कुछ और न्यू इंफॉर्मेशन आ गए या कोई और फैक्टर ऐड हो गया, तो वो फैक्टर पिछले वाले के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, समेशन की फॉर्म में लिखा है, तो ये समेशन की फॉर्म में न्यू न्यू इंफॉर्मेशन इसमें ऐड होते जाते हैं। कभी तीन इंफॉर्मेशन होंगे, कभी दो फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन होगी, कभी तीन की होगी, कभी चार की होगी। जैसे जैसे न्यू इंफॉर्मेशन आते जाते हैं हम उसमें ऐड करते जाते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ये ऑलरेडी हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। उसके रिवर्स में अगर हम जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, दिस इज द प्रायर प्रायर इंफॉर्मेशन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिनोमिनेटर इज द टोटल इंफॉर्मेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब ये बनता कैसे है, तो इसको जरा बना लेते हैं कि जो पिछला हमने कंसेप्ट पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। फॉर एग्जांपल ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और इसका फार्मूला हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके बराबर था। ठीक है। सेम इसी तरीके से
अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख के, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की फॉर्म में लिख के, लेट्स सपोज, तो फिर इंटरसेक्शन जो ऊपर वाला पार्ट है ये सेम रहेगा, क्योंकि हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करें, दोनों सेम होंगे। और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से हम ये वाली फॉर्म बना लेते हैं, जो डिनोमिनेटर का बी है इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो डिनोमिनेटर का बी था वो इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इसको यहां से उठा के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को देखें तो इनके राइट साइड आपस में बराबर है। और हमने मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन के अगर राइट साइड बराबर हो या लेफ्ट साइड बराबर हो तो उनके बाकी दो साइड्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों से हम ये कर सकते हैं कि इसके ये जो लेफ्ट साइड है इसको ऐसे लिख देते हैं, if two sides of the equations are equal it means the other sides will also be equal। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ये जो बी वाला पार्ट है इसको उठा के दूसरी साइड पर ले आते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बनता है बेस थ्योरम। ठीक हो गया, जो हमें डेफिनेशन में नजर आ रहा था। तो हमने फाइंड करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है क्वेश्चन में वो है बी गिवन ए, टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन इसलिए लगाया होता है कि दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स, चाहे वो इवेंट्स दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, उन सबको कंबाइन करके उसका टोटल निकालते हैं। ठीक हो गया। अब इसी को यूज कर लेते हैं और आगे वाले जो एग्जाम्पल है उसको ट्राई कर लेते हैं कि बेस थ्योरम को हम अपनी एग्जाम्पल्स में कैसे यूज करेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस रेजिस्टर्स फ्रॉम टू मशीन्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट्स है वो दो इवेंट्स है, उसमें फर्स्ट पे लिखा है मशीन वन प्रोड्यूसेस 60% ऑफ रेजिस्टर्स विद 1% डिफेक्टिव रेट। और मशीन टू में लिखा है कि मशीन टू प्रोड्यूसेस 40% ऑफ रेजिस्टर्स विद 2% डिफेक्टिव रेट। वो जो पिछला अभी हमने डिस्कस किया ना कि उसमें मजीद इंफॉर्मेशन भी ऐड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल इसको हमने सॉल्व किया, अब लेट सपोज कोई थर्ड मशीन हमने इंस्टॉल कर दिया और उसका डिफेक्टिव रेट आ गया, तो मतलब ये पिछले वाले तो दो मौजूद है, अगला वाला उसमें ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में उसकी समेशन आ जाएगी और हम उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इफ अ रजिस्टर इज सेलेक्टेड रैंडमली एंड फाउंड डिफेक्टिव। रैंडमली हमने उसमें कोई रजिस्टर जो है वो सेलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव निकला, तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम मशीन वन। अब क्वेश्चन पे गौर करो, वैसे मैं आपकी आसानी के लिए लेट सपोज अगर पेपर में क्वेश्चन आता है उसके साथ लिख दूंगा कि इसको बेस थ्योरम से कर लो। लेकिन अगर लेट सपोज रह गया तो आप देखो कि स्टेटमेंट से हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे बेस थ्योरम को अप्लाई करना है। पिछली अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखें ना तो उसमें कुछ खास स्पेसिफिक सेम डायरेक्शन की सीक्वेंस होती थी, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, या हमने उसमें गिवन दैट का वर्ड भी यूज किया था एक, कि अगर गिवन दैट मौजूद हो तो फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो लिखा है कि इफ अ रजिस्टर इज सेलेक्टेड रैंडमली एंड फाउंड डिफेक्टिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम मशीन वन। सोल्यूशन में दो मशीन्स है, एक को हमने ए वन का नाम दे दिया, दूसरे को ए टू का नाम दे दिया, रजिस्टर फ्रॉम मशीन वन, ए टू रजिस्टर्स फ्रॉम मशीन टू। और बी जो है
वो डिफेक्टिव है, क्योंकि जाहिर बात है दोनों का सेम कंबाइंड चीज है। मशीन वन का डिफेक्टिव, मशीन टू का डिफेक्टिव, तो उसके सेम नाम आ गए, विच इज इक्वल टू बी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, बी गिवन ए लिख दे या ए गिवन बी लिख दे, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, यहां से आप इसको डिसाइड करोगे कि आप ए गिवन बी लिखना चाहोगे या बी गिवन ए लिखोगे। तो लिखा है इफ अ रजिस्टर इज सिलेक्टेड रैंडमली एंड फाउंड डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम मशीन वन। अब वो मशीन वन है, इट मींस वी विल फाइंड द ए वन गिवन बी। बी जो है वो दोनों में कंबाइन है जो डिफेक्टिव रेट है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम मशीन टू, तो फिर हम ए टू गिवन बी लिख देते। अच्छा, इसको याद करने का तरीका भी ये है कि अगर आप ए गिवन बी लिखो तो उसके राइट साइड पे बी गिवन ए आ जाएगा, और ये हर एक में आएगा, मतलब सेम होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगी। अगर आप ए गिवन बी फाइंड करोगे तो राइट साइड पे बी गिवन ए आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। तो अगर हम इस पे गौर करें तो यहाँ पे आप देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन बी है, राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन होगा जो उसका रिवर्स फॉर्म है, और साथ में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन। अब देखो डिनोमिनेटर में हमने वहां पे बात की कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स, क्योंकि हमारे पास दो इवेंट्स है तो डिनोमिनेटर में दोनों आ जाएंगे, और दोनों सेम सेम सीक्वेंस के साथ आएंगे। जैसे ऊपर का सीक्वेंस लिखा हुआ है, सेम सीक्वेंस जो है वो डिनोमिनेटर में भी आएगा। अगर दो इवेंट्स है तो दो के लिए लिख देंगे, तीन है तो तीन के लिए लिख देंगे। लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टू जो सेकंड मशीन है, मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज को देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? वन से आएगी, मशीन वन से। ठीक है, डिफेक्टिव रेट्स गिवन दैट resistors from the machine 1 is given already। जारी बात है कि जब डिफेक्टिव रेट होगा तो रेजिस्टर मौजूद होगा, तभी जाके डिफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर आप बी गिवन ए वन की प्रोबेबिलिटी उठाओ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1%। यानी कि मशीन वन प्रोड्यूस 60%। 60% जो है ना, ये प्रायर इंफॉर्मेशन है, वो हमें बता रहा है ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, और डिफेक्टिव रेट्स क्या है? 1% है। तो 1% जो है वो बी गिवन ए में आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे सोल्यूशन सामने मौजूद है तो आसान लग रहा है। क्वेश्चन में जब आएगा ना फिर सोल्यूशन सामने नहीं होगा, इसलिए ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। क्वेश्चन जब आपके पास पेपर में आएगा तो वो सिर्फ यहाँ तक होगा, यहाँ पे तो सोल्यूशन सामने मौजूद है तो हम आसानी के साथ वहां से डेटा उठा के इधर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इस पे गौर कर लिया करो। तो सेम उसी तरीके से डिनोमिनेटर तो सेम आएगा जैसे न्यूमरेटर का है, और साथ में जो सेकंड इवेंट है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी होगा कि डिफेक्टिव रेट इसमें कितना है? 2% है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0.02, और साथ में जो प्रायर इंफॉर्मेशन है बी के लिए वो 40% है, 0.4। तो आगे जाके जस्ट सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन बी हम फाइंड करना चाहे कि डिफेक्टिव रेट है फ्रॉम मशीन वन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन सकती है? तो 40% होगी। अब आप देखो कि हम वही फाइंड कर रहे हैं, ए वन गिवन बी फाइंड कर रहे हैं, और साथ में एक और मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब मशीन तीन हो जाते हैं लेट्स सपोज। अब उसमें क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मजीद ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। तीसरा आ जाएगा उसके साथ, ए3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए3 इंटू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए3।
तो मतलब जितनी मजीद इंफॉर्मेशन आती है हम उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरे पे आ जाओ। मेडिकल डायग्नोसिस। अ डिजीज affects 0.5% of population. A diagnostic test has the following characteristics. ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो किसी भी डिजीज का, क्या मतलब हमने टेस्ट परफॉर्म किया और वो डिजीज निकल आया, ठीक है, पॉजिटिव रेट है 99%। और फॉल पॉजिटिव रेट है 2%। मतलब टेस्ट परफॉर्म हुआ, उसमें शो तो हो रहा है लेकिन डिजीज नहीं है। बाज दफा ऐसे होता है ना, किसी हम वो क्या कहते हैं उसको, किसी लैब में चले जाते हैं, उसके रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट नहीं बनते, तो मतलब डिजीज नहीं होता लेकिन वो पॉजिटिव शो हो जाता है। इस तरह के चांसेस आते हैं, केसेस बहुत सारे। तो वो कितना है, वो 2% है। अब वो कह रहा है कि इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज। कि मतलब एक पर्सन का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, लेकिन कोई फर्ज नहीं है, अच्छी लैब से टेस्ट होंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, सही पता चलेगा। नॉर्मल लैब से टेस्ट करवाएंगे तो वो हो सकता है पॉजिटिव आ जाए और वो डिजीज हो ही ना। तो वो कह रहा है कि कितने परसेंट चांसेस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज। अब इसमें देखो, इसमें अगर आप गैस थ्योरम अप्लाई करना चाहो तो कैसे करेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन है क्वेश्चन में, 5% है। ट्रू रेट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रेट गिवन दैट द डिजीज हैज एग्जिस्ट, 0 पॉइंट कितना है, 99% है, 0.99। ठीक हो गया। और जो फॉल्स रेट है, फॉल्स रेट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी बार होगा, डिजीज नहीं है, उसका अल्टरनेट होगा ना। मतलब टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया लेकिन डिजीज नहीं है, तो वहां लिखा है फॉल्स पॉजिटिव रेट 2%। अब आप देखो इसकी एक्सप्लेनेशन में। अच्छा पहले तो इसको समझते हैं। इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज। पहले तो यहां से आप अपने लिए वो बेस थ्योरम का जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो बनाओ जरा, कि कैसे बनाएंगे। अभी पिछले में हमने डिस्कस किया, यहां से ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ना उसको पहले लिखो। तो कैसे लिखेंगे, इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी, गिवन टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी। ठीक हो गया। अब आप देखो, उसने मेंशन कर दिया कि डी जो है, इवन दैट द पर्सन हैज द डिजीज, एंड डी बार उसका अल्टरनेट हो जाएगा कि इवन दैट द पर्सन डज नॉट हैव द डिजीज। ठीक हो गया। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो डिजीज है या फिर नहीं है। टी में लिखा है इवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, डिजीज भी है, रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया लेकिन डिजीज नहीं है। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो ऑलरेडी गिवन है, डिजीज का 0.5 है, 0.005 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिजीज कैसे होगा, क्योंकि चूंकि टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है, 1 में से माइनस कर देंगे, 0.95 हो जाएगा, 0.995। फिर ट्रू पॉजिटिव रेट, टेस्ट पॉजिटिव है और डिजीज भी है, तो हमारे पास जो रिजल्ट क्वेश्चन में मेंशन है वो 0.99 है, 99%। और दूसरा फॉल्स पॉजिटिव रेट, टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन डिजीज नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी बार हो गया 0.02। इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है। अब इस पे आते हैं। इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज।
अब देखो, वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव। ये हमने फाइंड करना है। अब जब ये फाइंड करेंगे उसका अल्टरनेट यहां मौजूद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है। मतलब ये है कि हमने सिर्फ क्वेश्चन में से डिसाइड ये करना है कि हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं। अगर वो हमें पता चल जाए, बाकी चीजें क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगी। ठीक है। बेस थ्योरम का फायदा सिर्फ ये है कि ये अपडेटेबल होता है। बस इसमें आप न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। है उसी तरीके से जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फायदा सिर्फ उसका उस पे ये है कंडीशनल पे कि इसमें न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करके तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। बाकी इसकी भी सोल्यूशन और मैथमेटिकल वर्क जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली सारी वैल्यूज क्वेश्चन में मौजूद थी, वहां से वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी मौजूद था 99%, उसकी वैल्यू लगा दी। प्रायर इंफॉर्मेशन जब डिजीज मौजूद था, स्टार्ट में उन्होंने वैल्यू हमें बताई थी 5% की, वो वाली वैल्यू लगा दी। डिनोमिनेटर का पहला पार्ट सेम एज इट इज टू द न्यूमरेटर होगा, उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट की। और ये वाला पार्ट के प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी बार टेस्ट पॉजिटिव है, डिजीज नहीं है, उसकी वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 0.02। एंड द प्रोबेबिलिटी डिजीज बिल्कुल भी नहीं है, तो 1 - डी कर दिया हमने, उसकी वैल्यू आ गई 0.995। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास लास्ट पे जो फाइनल रिजल्ट आया वो है 19%, व्हेन द डिजीज इज एक्चुअल एंड द टेस्ट इज पॉजिटिव। तो कितने परसेंट चांस है? 19%। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम एज इट इज, जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरह से है। इसको फिर बाद में आप लोग चेक कर लेना। आपको ना सिर्फ बस इसकी समझ आनी चाहिए। अगर इस लाइन की समझ आ गई ना, तो इसी से आप आगे जाके ओ, उसका राइट साइड लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है रैंडमली सिलेक्टेड कैपेसिटर इज डिफेक्टिव, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम लाइन बी। ठीक है। तो जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की लाइन में आएगा उसको पहले लिख दो। और जब इसको पहले लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड पे उसका अल्टरनेट आएगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर भी पहला वाला एज इट इज होगा, और मशीन बी वाला भी सेम सीक्वेंस के साथ लिखना है, मतलब उसको भी नहीं छेड़ना। ठीक हो गया। एग्जाम्पल 4 भी सेम है। और यहाँ पे आप लोग के लिए मैंने ये भी चेक कर दिया कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ पे यूज होगी और बेस थ्योरम कहाँ पे यूज होगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। तो सिंपल तो ये है कि आप बस जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो या तो स्पेसिफिकली लिखा होगा कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर वो मेंशन नहीं है तो गिवन दैट का वर्ड लिखा होगा। वो सिंपल पहचान है। और बेस थ्योरम का ये है कि इसमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई होगी उसका रिवर्स फाइंड करना होगा, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन इसमें मौजूद है। ठीक है। बेस थ्योरम में भी ये सारी, when the given probability is in the reverse direction of the required probability then we will use the Bayes theorem। आज के लिए इतना ही पढ़ना था।